सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 9 को करेंगे। पाठ 9 अंतिम पाठ है भारत की खोज का। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। जो भी आपको शब्दों के अर्थ बताए जाए, आप उसे रेखांकित कर कर अपनी पुस्तिका पर ही लिख लें। आइए सबसे पहले देखते हैं दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। 1942 में जो कुछ भारत में हुआ था वह आकस्मिक मतलब एकाएक या अचानक नहीं हुआ था। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसी की चरम परिणति थी। चरम परिणति कहा जाता है सर्वोच्च नतीजा। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज जो केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है, जो राजनीतिक से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंग्रेज लोग यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे। भारत में जब आक्रोश उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अंत में यही कहा कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब इनका राज्य हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए आगे देखते हैं व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। इसके बारे में देखें। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जनता की ओर से अचानक एक असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट हुआ, जिसका अंत किससे हुआ? मरने मारने पर उतारू होने वाले संघर्ष और तोड़फोड़ से होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। जो सेनाएं उनके विरुद्ध थी, उनके उनके जो जबरदस्त शक्तिशाली हथियारबंद थे वो भी लगातार उधर से चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता, तेजी का पता लगता है कि जनता में कितनी तीव्र भावना जागृत थी। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के आक्रोश को भड़का दिया। जब अंग्रेजों ने लोगों की गिरफ्तारियां करनी शुरू की और जनता में गोली बारूद से जनता को मारा जाने लगा, तो जनता में क्रोध उत्पन्न हो गया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे, उत्सुक थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया। कुछ नेता आए और उन्होंने उनका अनुसरण अर्थात पालन करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज साधारण जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्रवाइयों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस तरह 1857 के गदर अर्थात विद्रोह के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए, लेकिन यह बल निहत्था था, बिना हथियार के। जो ये ताकत थी वो क्या थी? बिना हथियार के थी। बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके की थी। जो ये चुनौती उन्होंने उत्पन्न की, चुनौती दी,
वो उनकी मूर्खता थी ऐसा करना, और बेमौके कोई अवसर नहीं था उस समय, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। दूसरी ओर एक ताकतवर हथियारों से बनी सैनिक शक्ति थी। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। उस भीड़ ने न तो इस द्वंद्व की तैयारी ही की थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे और लड़ने के लिए तैयार थे, उन्होंने किसी युद्ध की, द्वंद्व कहा जाता है युद्ध को, उन्होंने कोई युद्ध के लिए तैयारी नहीं की थी और न ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी, बिना सोचे समझे ही आ गई थी। तत्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में, तत्कालिक कहा जाता है उसी समय का, तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में, भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी, नासमझी कहा जाता है बेवकूफी को, नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया, अपनी नफरत को सामने दर्शाया। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार, जनता के अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। अतिरंजित मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली, शायद 10,000 की संख्या ज्यादा सही होगी। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी-कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में, जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, बलिया जिला था जिसको पहले हार गए थे और दोबारा जीतना पड़ा था, उस जिले में भीड़ के खिलाफ, भीड़ के विरुद्ध शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। भारत की बीमारी, अकाल। भारत में बीमारी हुई और सूखा पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। भारत शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत बीमार हो चुका था, जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे। फूले फलना मीन्स उन्नति करना। दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था। दूसरों पर बोझ क्या है? सर्वोच्च, बहुत ऊंची सीमा तक पहुंच गया था। और इसकी भयानक समृद्धि, डरावनी याद दिलाने के लिए अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। यह अकाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, विस्तृत में फैला हुआ था, और जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण भारत पर पड़ा, उसका असर यहाँ तक हुआ। ब्रिटिश शासन के पीछे 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था, विनाशकारी, नष्ट कर देने वाला। इसकी तुलना 1766 ईस्वी से 1770 के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है। अकाल मतलब सूखे से की जा सकती है, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के शुरू के जो नतीजे थे, परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली,
विशेषकर हैजा, जो बीमारियां फैली उनमें विशेषकर हैजा और मलेरिया था, वह दूसरे सूबों में भी फैल गई, दूसरी जगहों पर भी फैली और आज भी हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के जीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी, थोड़े से लोग जो खुश थे, प्रसन्न थे, उसके पीछे जीने में पतले पर्दे के नीचे भारत की जो असलियत तस्वीर थी उसे उखाड़ कर रख दिया। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। बदहाली कहा जाता है उनकी बुरी स्थिति की एक तस्वीर थी जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता अर्थात कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी। कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नाच गाने और दावतों में विलासिता ऐशोआराम, विलासिता कहा जाता है ऐशोआराम का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। और उनका जीवन किससे भरा था? खुशी से, प्रसन्नता से भरा था। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधियों का देश है, असमानताओं का देश है। अंतर्विरोधी कहा जाता है असमानताओं को। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। यहाँ शासक है और शासित है, ब्रिटिश है और भारतीय है। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े। उत्तरार्ध कहा जाता है आधे के बाद का समय। वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी, हर रोज गरीबी की ओर ले जा रही थी और जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे? 3 वर्ष पहले मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। मृत्यु शैया मतलब मृत्यु के बिस्तर पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभर कर सामने आया था। लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे? कितनी नग्न दुर्गति, कितनी बुरी दशा। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी जो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। आइए अब देखते हैं भारत की सजीव सामर्थ्य। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है। कायाकल्प कहा जाता है शरीर का रूप बदल जाना। और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। स्मृति का विलक्षण कहा जाता है यादों का अद्भुत गुण होना। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो, हमें उसका ज्ञान हो, अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं। जिनके अंदर कमजोरी है, युद्ध नहीं कर सकते, ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन बाकी लोग मसाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं, अर्थात राह दिखाने वालों को दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ 9 यहीं समाप्त होता है। आप भी
इस पाठ को पुनः पढ़ें और समझें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।